वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का लेक्चर 3 में। बस आपको इस क्लास मैंने पिछली क्लास में भी शायद आपको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन वापस एक बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमने एक फर्स्ट लेक्चर में जो गलती की थी, छोटी सी गलती थी, माइनर मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ध्यान नहीं रखा था मैंने, तो उसको आप सुधारेंगे। वो सुधारना क्या है कि 1773 का जो एक्ट था उसके तहत बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। लेकिन मैंने पिछली क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर था, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था कि इसके जगह हमने ये बता दिया था कि ये भारत का बन गया था। ये गलत चीज है, क्योंकि भारत का जो गवर्नर जनरल बनेगा फर्स्ट, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनेगा। वो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बनता है। जबकि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, पहले गवर्नर कहलाते थे। 1773 का जो एक्ट है उससे पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन 1773 के एक्ट के माध्यम से इसी गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को ही हमने गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा या डेजिग्नेशन जो दिया, वो गवर्नर जनरल का दिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे अगर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसी टेरिटरी में, सिर्फ बंगाल में, वॉरेन हेस्टिंग्स कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनेगा, और वो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बनेगा। ये 1773 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बना था। तो दो फैक्ट याद रखना, 1773 के चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स, 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना इस तरह से। बाकी आपने जो डिस्कस किया था उसके बारे में चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। हम यहाँ से हमने जब शुरू किया था, हमने पहली क्लास शुरू की थी, आपको पता होगा, आइडिया होगा, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। और फिर इस प्रकार 1707 में मुगलों का पतन हो रहा है। और फिर 1757 प्लासी और 1764 बक्सर के वॉर के माध्यम से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में, व्यापारिक शक्ति के रूप में तो उभर चुकी थी, लेकिन और उसमें इन्हांसमेंट हुआ और उसका परिवर्धन हुआ। और साथ ही वो अब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभरने वाली है। पहली बार कंपनी को इलाहाबाद की संधि 1765 के माध्यम से ही दीवानी और राजस्व संबंधी अधिकार मिले। तो इस प्रकार से कंपनी को एक स्थायित्व का आधार मिला, अपने खर्चे के लिए पैसा मिलने लगा उसको। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट जो बात है, फिर हमने पढ़ा था किस प्रकार चार्टर एक्ट की श्रृंखला शुरू की। वहां ब्रिटेन की सरकार ने, क्योंकि ये कंपनी अब व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की वहां की सरकार है जहां से ये कंपनी आई है, ठीक है, तो उसके लिए खतरा पैदा कर देगा फ्यूचर में, भविष्य में। तो कहीं न कहीं उन्होंने सोचा कि इसको ठिकाने लगानी पड़ेगी कंपनी को। ये समझ रही दिमाग में ये रख के चलना कि कंपनी और सरकार ब्रिटेन की दोनों दोनों आमने सामने, दोनों अपने 1765 के बाद में परस्पर विरोधी हो गई। विरोधी इन द सेंस कह रहा हूँ, इसीलिए तो वो चार्टर एक्ट ला रही है, ताकि कंपनी को रेगुलेट कर पाए, ताकि कभी इस सरकार के सामने कंपनी बराबर सामने खड़ी नहीं हो जाए। इससे रोकने के लिए हमने ये चीज की थी। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसी के माध्यम से जो हमारे कंपनी के अधिकारी थे उनको भ्रष्टाचार से रोका था। ठीक है, अपने जो भी निजी व्यापार होते थे, जो लोगों से पैसा लेते थे वो, ठीक है, आउटसोर्सिंग होती थी, टेबल के नीचे वाला पैसा, उनसे बंद किया, उनको मना किया उनको लेने से। और पहली बार 1773 के एक्ट के माध्यम से ही एक संचालक मंडल का गठन किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी जो भी कार्य भारत में कर रही है, अपने नागरिक और सैन्य संबंधी जो भी गतिविधियां करती है भारत में, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कंपनी को, सरकार को, वहां की ब्रिटेन की। ठीक है, इस प्रकार कंपनी पर सरकार ब्रिटेन की जो है वो लगाम लगा रही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। ये हमने पढ़ा था। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे सामने आते हैं। और इस प्रकार 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे कि 1774 में, ये हमने पढ़ा है, तो 1774 के माध्यम 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसमें चीफ जस्टिस बनते हैं एलिजाबेथ इम्पे, नाम याद रखना। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 4। और 1773 के एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर जनरल को, अब जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, भारत में जो कंपनी आई थी और उसका क्षेत्र जो था, जिस पे अधिकार था कंपनी का, उसके लिए कानून बनाने का जो राइट था, वो गवर्नर जनरल को दिया गया।
कि गवर्नर जनरल जो बंगाल में बैठता था, बंगाल ब्रिटिश कंपनी का एक केंद्र के रूप में था, मतलब वही ठिकाना था। और अब वो वहां से जितनी भी पूरे भारत में कंपनी की जो टेरिटरी थी, ठीक है, उस पे वो वहां से रेगुलेशन करते थे बंगाल से बैठ के। तो बंगाल में जो बैठने वाला होता था वो गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। ऐसा बनने वाला पहला वॉरेन हेस्टिंग्स था, और वॉरेन हेस्टिंग्स ही अब मद्रास और प्रेसिडेंसी जैसी ब्रिटिश कंपनी की टेरिटरी को संभालेगा, उसके क्षेत्र को संभालेगा, क्योंकि मद्रास और मुंबई भी अब ब्रिटेन के उस कब्जे में है कुछ क्षेत्र, ठीक है, वहां पे व्यापार करने का काम सब कुछ। तो उसमें सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में कौन होगा, तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा पहला था। इस प्रकार कानून बनाने का अधिकार किसको दिया, बंगाल वाले गवर्नर जनरल को दिया। और इस लेकिन यहाँ पे एक शर्त थोपी गई कि आप भारत सचिव से हमेशा परमिशन लोगे, भारत सचिव आज के राष्ट्रपति जैसा काम करेगा, ये हमने बात की थी। और इसमें भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में 5 मेंबर होते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के टोटल मेंबर कितने थे, तो वो हमने पढ़ा था, तो वो कितने थे, 1+3, 4, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना, वो 1+3 थे और ये 4+1 है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 7084 आया। पिट्स इंडिया एक्ट बेटा 7084 के माध्यम से ही हमने कहीं ना कहीं जो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 था उसको रिनोवेट करने का, ठीक है, उसमें कुछ सुधार करने का ब्रिटेन की सरकार को लग रहा था। कंपनी पे नए समय के साथ परिस्थितियां बदल रही है, तो समय के साथ में नए वापस नियम लाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई नियम बनता है प्रारंभिक तौर पर तो उसमें फिर कुछ कमियां दिखती है, तो फ्यूचर में जाके उसको हम सुधारेंगे, सुधारना जरूरी है। इसी तरह से पिट्स इंडिया एक्ट 7084 ब्रिटेन की सरकार ला रही है, और इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए तो कहीं ना कहीं 7073 का जो कानून था उसमें सुधार के लिए ये लाया गया था 7084 का रेगुलेट, जो पिट्स इंडिया एक्ट है। इसमें एक मेजर चेंजेस किया, वो याद रखना आप, अगर ध्यान रख सकते हो तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, पहले उसमें 5 मेंबर होते थे, 1+4, अब उसमें क्या कर दिया, 1+3 कर दिया, 1+3 कर दिया, ध्यान रखना, टोटल 4 मेंबर हो गए, 5 से 4। और बॉम्बे और मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गए, ठीक है। फिर मैंने आपको तरीका बताया था पढ़ने का, हमारा तरीका जो होगा पढ़ने का वो ये होगा कि बेटा हम हम क्या कर रहे हैं, पहले संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास में हम सबसे बड़ी बात ये करेंगे कि हम वो पुराने डरे से नहीं पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम के ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल है, जिनके जो अचीवमेंट है, जो हम मॉडर्न में जाके पढ़ते हैं कभी, वो हम यहीं पढ़ लेंगे बीच बीच में, ठीक है, ताकि हमारा फायदा हो जाएगा, और कालक्रम भी एकदम फिक्स सेट होगा प्रॉपर। तो एक बढ़ते हुए कालक्रम में क्रोनोलॉजिकल हम पढ़ेंगे उसको व्यवस्थित। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मैंने बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स वो व्यक्ति है जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन रहा है। इससे पहले गवर्नर कहलाता था, वो क्लाइव जो था, क्लाइव साहब थे हमारे, वो गवर्नर थे। आपने पढ़ा था 1765 की जो संधि होती है, इलाहाबादी संधि, वो क्लाइव करता है, और क्लाइव एक गवर्नर ही था। अब जब वो वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो 1773 का एक्ट आ चुका था। वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे आते हैं 1773 में, तो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 आ चुका है, और इस गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, ठीक है। गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, और गवर्नर जनरल कहने का मतलब क्या है कि ये कंपनी का सर्वे सर्वा है, कंपनी को देखने वाला, कंपनी के मतलब काम करने वाला ये एक मैनेजर है, इसके अंडर में लोग काम करते होंगे। जो भी ब्रिटेन के ब्रिटिश कंपनी की भारत में अगर कोई क्षेत्रीय इकाइयां होगी बंगाल के अलावा, तो वहां पे जो भी लोग होंगे उनको सुप्रीम या उनको रेगुलेट करने का जो काम होगा वो कौन करेगा, तो वो बंगाल होगा, उनका सुप्रीम बंगाल में बैठा होगा गवर्नर जनरल ही होगा। ऐसा वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से अब हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बेटा 1773 से 1785 तक रहता है, और इसके कार्यकाल में सबसे जो बढ़िया काम होता है वो एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना होती है, ये हमने पढ़ा था। मैं फटाफट क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, बस आप सुनिए, याद हो जाएगा तो अपना ही भला होगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि 1765 में एक द्वैत शासन लागू किया गया था। मैंने पिछली बार समझा था कि कहीं किस तरह कंपनी ने भारतीय रियासतों को उत्तरदायित्व तो थोप दिए, लेकिन सारे जो अधिकार थे वो कंपनी ने ले लिए। इस प्रकार द्वैत शासन स्थापित हुआ था, कंपनी के पास सारे अधिकार आ गए, जबकि उत्तरदायित्व सारे जनता का, जितना भी काम जनता के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी सर वहां के रियासतों को दे दी, भारतीय रियासतों को दे दी, ठीक है। और उसके सारे जो रियासत का रेवेन्यू आता था, तो बिना इकोनॉमी के कोई रिसर्च सर्वे नहीं कर पाएगी ना, ये दिक्कत होती थी। कहीं कहीं वॉरेन हेस्टिंग्स साहब आए तब तो उन्होंने देखा कि 1765 का जो एक्ट है वो खराब है, तो इन्होंने वो सुधार किया।
वो सुधार करना भी जरूरी था। ठीक है, मैं फटाफट रिविजन करा रहा हूँ तो वो फटाफट बात कर रहा हूँ, फिर हम आराम से चलेंगे, हौले हौले चलेंगे। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार में सबसे बढ़िया काम किया। न्यायिक सुधार में क्या किया इन्होंने, जिला दीवानी और जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना की थी, ये हमने पढ़ा था। इसी को आगे जाके कार्नवालिस जो आएगा 1785 के बाद में 1793 तक रहेगा, वो इसको चेंज कर देगा। दीवानी और निजाम जो फौजदारी अदालतें होती है जिला स्तर पर, उसको ये चेंज कर देगा कॉर्नवालिस। और पहली बार न्यायिक क्षेत्र में सुधार करने वाला कोई गवर्नर जनरल है तो वो वारन हेस्टिंग्स है, जिसने जिला दीवानी और जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना की थी। ठीक है, और जिला दीवानी आपने बात की थी, संबंधी जो राइट थे वो जिला कलेक्टर को दिए गए थे, लेकिन कॉर्नवालिस जब आएगा वो इस दीवानी प्रकार के राइट जो है वो कलेक्टर से वापस छीन लेगा और बोलेगा कि कलेक्टर साहब आपका काम सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करना है, इसलिए आप कलेक्टर हो, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, तो टैक्स को कलेक्ट करना आपका काम है, तो आप इस न्यायिक वाले काम में नहीं हो, उसको बाहर निकाल देता है। इस प्रकार वो दीवानी वाले अधिकार वापस कलेक्टर से छीन लेता है कॉर्नवालिस। यही आता है एग्जाम में, बस ऐसे पूछता है। ठीक है, फिर कॉर्नवालिस के बारे में बात किया तो कॉर्नवालिस भी ने भी न्यायिक सुधार किया, तो उसने क्या किया, उसने ये दीवानी, जिला दीवानी और जिला फौजदारी वाली जो कोर्ट थी, ठीक है, एक पर जो सिविल मामले होते हैं वो जिला दीवानी देखेगा, और फौजदारी वाला जो क्रिमिनल मामले है वो देखेगा। इसको खत्म किया और इसने सर्किट कोर्ट स्थापित की। सर्किट कोर्ट मतलब घूमने फिरने वाली कोर्ट, कोई फिक्स कोर्ट नहीं थी, घूमती फिरती थी कोर्ट पूरे अपने टेरिटरी में, पूरे भारत में। ठीक है, अब सर्किट कोर्ट जो है वो कलकत्ता जाएगी, ढाका जाएगी, मुर्शिदाबाद जाएगी, पटना जाएगी, इन क्षेत्रों में घूमती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात की थी इन्होंने कि वो दीवानी और फौजदारी जो मामले थे वो सब मामले इसने यूरोपियन जजेस को सौंप दिए, यूरोपियन व्यक्ति को सौंप दिए। ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि गार्नवालिस मानता था कि सारे भारतीय भ्रष्ट है, भारतीयों में मुझे विश्वास नहीं, भारतीय शासन करने के लायक नहीं, इसीलिए उसने जो ऐसे काम थे वो जजेस को सौंपे। और कौन से जजेस को सौंपे, यूरोपियन जजेस को सौंपे। ठीक है, ये बात की थी, यानी दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के जो मामले थे उसने अपने ही कुलीग्स को सौंप दिए, अपने ही देश वाले लोगों को सौंपे, दीवानी और फौजदारी मामले। ये बात हमने पिछली क्लास में समझी थी। तो इस प्रकार कॉर्नवालिस कभी भारतीयों पर विश्वास नहीं कर पाया। कॉर्नवालिस जो था वो भारतीयों का कट्टर विरोधी था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको हमेशा याद रहेगी चीजें। जिला कलेक्टर को हम बात करें तो ओनली टैक्स रिलेटेड काम सौंप दिए कॉर्नवालिस ने, क्योंकि जिला कलेक्टर को वो सबसे महान भ्रष्ट आदमी मानता था। और फिर कॉर्नवालिस कोड कब आती है, आपसे अगर पूछा जाए कॉर्नवालिस कोड कब आती है तो 1793 में आती है। 1786 से 1793 तक का कार्यकाल है, 1793 में ही कोड आती है, कॉर्नवालिस कोड जाती है वो 1793 में आती है, ध्यान रखिएगा। और इसी कॉर्नवालिस ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या हुआ था कि कलेक्टर साहब का काम कलेक्ट करना है, जबकि एक न्यायिक अधिकारी का काम न्याय करना है, तो इन दोनों में कार्य में पृथक्करण होना चाहिए, दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं किया मतलब करना चाहिए। ऐसा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में भी लिखा हुआ है, शक्ति का पृथक्करण। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में तो विधायिका जो है उसी में से कार्यपालिका निकलती है, यानी हमारे जो सरकार का जो आदमी होगा वो कार्यपालिका कहलाता है, लेकिन वो विधायिका का मेंबर है, वो लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा का मेंबर है, तो विधायिका मेंबर भी हो गया। तो शक्ति का पृथक्करण भारत में नहीं है जैसे आज के संविधान में। लेकिन कॉर्नवालिस साहब ने उस समय ये बात कही कि हेस्टिंग साहब आपने एक चीज गलत कर दी, शक्ति का पृथक्करण नहीं कर पाया आप। क्यों, उन्होंने पूछा कि आपने कलेक्टर साहब को दीवानी मामलों को देखने के लिए शक्ति दे दी, तो ये गलत बात है, शक्ति का पृथक्करण का उल्लंघन है, कि कलेक्टर साहब को तो सिर्फ कर कलेक्ट करना चाहिए, कर कलेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने वो शक्ति वापस छीनी और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल तरुण तक रहता है, और सही बंदोबस्त की व्यवस्था, भू राजस्व संबंधित जो ब्रिटेन की कंपनी थी उसको रेवेन्यू का लॉस हो रहा था बहुत सारा। ठीक है, भारत में वो भू राजस्व संबंधी जो भी सुधार थे उसमें पहली बार कोई सुधार हुआ तो वो अस्थायी बंदोबस्त को लेकर हुआ था। और इसमें क्या किया गया, कंपनी ने भारत में जो भी किसान होते थे उनके लैंड को क्या किया कि इंस्पेक्शन किया, और फिर उनका एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि आपकी इतनी उपजाऊ भूमि है, इतना रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए। ठीक है, और जमींदार को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर दिया था उस समय। 1793 में भू राजस्व के संबंधित अस्थायी बंदोबस्त कौन लाता है, ये कॉर्नवालिस साहब लाते हैं। फिर हमने आगे बढ़ा
तो इस प्रकार हम वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस को पढ़े, और ये दो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी था, और इनसे क्वेश्चन आएगा तो पूछ लिया जाएगा, तो आप सही करेंगे, इसमें कोई मतलब गलती की गुंजाइश ही नहीं होगी आपके। अब चार्टर एक्ट 1813, जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से हमें एक फैक्ट हमेशा याद रखना बेटा, वो ये रखना है कि इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार शिक्षा में सुधारों की बात की गई, और इसी एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का जो खर्चा है, वो बात की कि 1 लाख रुपया हम भारत के लिए शिक्षा में खर्च करेंगे। इस प्रकार की बात पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई। तो शिक्षा के सुधारों में अगर ब्रिटेन ने या चार्टर एक्ट के माध्यम से कुछ किया है, ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटेन की सरकार ने शिक्षा के लिए, भारत की शिक्षा में सुधारों के लिए, कोई देखो जो उपनिवेश होता है, जैसे भारत उपनिवेश था, और बनाया किसने था उपनिवेश? ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया था। तो कभी भी किसी उपनिवेश में इस प्रकार के सुधार आपको देखने को नहीं मिलते होंगे, नहीं मिलते हैं ना, क्योंकि इसे गुलाम बनाया तो शोषण करने के लिए बनाया होगा। तो फिर सुधार क्यों कर रहे हैं? सुधार इसीलिए किया जा रहा है, बस ये मान के चलिए आप कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी इन लोगों को भी पढ़ा लिखा के, आगे फ्यूचर में हम देखेंगे कि अपने शासन में हमारे जो लोग कम है, तो हमें ऐसे बंदे चाहिए जो एजुकेटेड हो, तो उनका फायदा, वो चीज थी, वहां पे भी उनके हित ही थे। इस बात को भी आप ऐसे समझ सकते हैं, इस प्रकार से उनके हित जुड़े हुए थे। तो कहेंगे चार्टर एक्ट 1813 का जो था, उसके माध्यम से ही कंपनी ने चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, उसको इसने सीमित करने का प्रयास नहीं किया। बाकी सारे व्यापारिक जो अधिकार थे, वो क्या हुआ, कंपनी से छीन लिए गए पहली बार। ये बात 1813 का चार्टर इस सेंस में इंपोर्टेंट है, ये हमने पिछली बार बात की है। और चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ही कंपनी के व्यापारिक अधिकार को सीमित किया जा रहा, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उसको नहीं छेड़ा गया, वो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से खत्म होगा। ये हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। इसके अलावा क्या गया, भारत में जो ईसाई मिशनरी थी, जो धर्म प्रचारक प्रचारक थे ब्रिटेन के, उनको भारत आने के लिए मतलब परमिशन मिल गई, तो वो भारत आ सकते हैं, भारत में अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं इस प्रकार से। और 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्चा, ये बात हो गई। फिर जॉन एडम्स आते हैं 1823 में, और पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध लगाते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें राजा राममोहन राय आएंगे आप सामने, उसमें आप देखेंगे कि इनका एक फेमस अखबार होगा मिरातुल अखबार करके, इसको बंद कर दिया जाता है एडम्स द्वारा 1823 में। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला एडम्स है 1823 में। और मैंने आपको बताया था 1825 में भाषा को लेकर एक विवाद होता, क्योंकि पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख खर्चा करने की बात हुई है शिक्षा पर, तो अब कौन सी भाषा हो, कौन सी लैंग्वेज हो शिक्षा के लिए, इसको लेकर बहस छिड़ती है, जिसमें दो गुट बन जाते हैं, और आंग्ल प्राची विवाद के नाम से उसे जाना जाता है। और इसमें ये कब हुआ था, तो 1825 में हुआ था, याद रखना डेट, 1825 में हुआ था आंग्ल प्राची विवाद, जिसमें शिक्षा को लेकर सुधारों पर बात हो रही थी। फिर जीता कौन है इसमें, जो अपने मेकाले साहब वाला ग्रुप होता है, एक मेकाले साहब वाला ग्रुप होता है, मेकाले साहब वाला ग्रुप होता है, मेकाले इसमें होते हैं जो इंग्लिश का समर्थन करते हैं, इंग्लिश होनी चाहिए, तो वो इंग्लिश वाले जीत जाएंगे। इंग्लिश और देसी के बीच में एक टसल चल रही थी, ठीक है। फिर लोक शिक्षा समिति 1823 में गठित होती है, ये हमने पढ़ा था। तो लोक शिक्षा समिति 1823 में गठित होती है, और इसी लोक शिक्षा समिति के माध्यम से पहली बार ये बात हुई कि वो अपने 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा पर जो 1 लाख खर्चा करने की बात की थी ना, हम उसी के लिए गठित हुए हैं। और इसमें 10 मेंबर थे, 10 मेंबर बैठते थे इसमें, ठीक है। तो लोक शिक्षा समिति 1823, और इसमें 10 मेंबर बैठेंगे, और इसी शिक्षा समिति की जब रिपोर्ट आएगी, 1825 की बात हो रही है, तो वहां पे वो आंग्ल प्राच्य विवाद हो रहा है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर 1835 में जाकर अंग्रेजी है वो भारत की प्रशासनिक भाषा भी बन जाएगी, तो ये हमने पढ़ा था। और इस समय ये जो सारी टसल हो रही है, सारी गतिविधियां हो रही है 1823 से बात की, तो 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत आ रहे हैं। 1828 में 1835 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं बेटा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं। और इनका कार्यकाल जो है बेटा 1828 से 1835 के बीच में रहता है। और सती प्रथा पर रोक लगाने का काम जो है पहली बार इन्होंने किया था 1829 में। और हम जब पढ़ते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उस समय हम बोलेंगे कि सती प्रथा संबंधी जो सुधार है वो राजा राममोहन राय के कार्य है, एक ही बात है। इस समय गवर्नर जनरल जब हम बात कर रहे होंगे, जब राजा राममोहन राय की, जब आप गवर्नर जनरल दिमाग में रखे चलेंगे, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, जो
वहां के शासन को संभाल रहा है। तो हेड कौन है? बेंटिंग। लेकिन आम जनता कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय गांधी की तरफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर सरकार कौन है? विलियम बेंटिंग। बस। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, 1828 से 35 तक रहा। इसने सती प्रथा पर रोक भी लगाई, ठग प्रथा पर भी इसने रोक लगाई, स्लीमैन के नेतृत्व में। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया 1835 में। लॉर्ड मेकाले के अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग बनाया। ये विधि आयोग वही विधि आयोग है जो आपको 1860 में कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल देखेंगे आप 1860 का, उस समय आपको दिखेगा किस प्रकार सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी जैसी कानून की संहिता या कोड गठित होकर आपके सामने दिखेगी। आईपीसी 1860 का है। ये जो है अंग्रेजों की देन है। और अंग्रेजों की देन कैसे? कि विधि आयोग बना था मेकाले की अध्यक्षता में 1833 में, 1833 में मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना था। और यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंग था, विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल था। और एक आदमी को नियुक्त किया विधि आयोग का अध्यक्ष बनाकर, उसका नाम था मेकाले। 1833 में ये एक विधि आयोग गठित हुआ। और इन्होंने रिपोर्ट कब दी है? 1860 में गठित करवा। सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी का कंप्लीट उसका मतलब आउटपुट आ चुका है। ठीक है। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, शिक्षा में जब हम सुधार पढ़ेंगे बेटा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का नाम वापिस आएगा। 1835 में स्थापित हुई। तो किसने की, मैं उस समय पूछूं तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। कैसा आ रहा? मजा आ रहा है ना? ठीक लग रहा है? ज्यादा स्पीड लग रही है तो फिर अब स्लो करेंगे। लेकिन स्टार्टर एक 1833 और 18 ये सब इतनी क्लास पहला पता आपको, इतनी क्लास हमने पहले पढ़ चुकी है। पहले हमने लेक्चर 1 और 2 आप देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी हमारा जो 20-21 मिनट का जो डिस्कशन हो चुका है, वो वापिस एक तरह से रिपीटेशन ही है, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा है, नहीं रहे। देखिए एक बार स्लाइड को डिस्कस करते हैं। तो चार्टर एक बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे। मैंने ये बात की थी बेटा कि किस प्रकार जो चार्टर अधिनियम 1833 है, अब ये जो कंपनी का एकाधिकार था चाय और चीन पर, वो भी खत्म कर देगा। 1833 के एक्ट के माध्यम से, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है। पहली बात, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसी बात क्यों बोली जा रही है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस कार्यकाल में कौन सा गवर्नर जनरल है अभी, जो हम पढ़ के आए हैं अभी, बेंटिंग साहब, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया ना पहला। तो ये फैक्ट टिका हुआ है। तो 21 चार्टर एक्ट के माध्यम से बना बेटा, 1833 के। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंपनी के राइट थे व्यापारिक संबंधित, वो 1813 के एक्ट के माध्यम से खत्म किए गए थे, हमने बात की थी। लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं किए गए थे। दो अधिकार रखे थे, चाय और चीन का। तो चाय और चीन का जो अधिकार था, वो भी कंपनी से अब छीन लिया गया है। और 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ही ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बनाया। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का मतलब यहाँ पे यही था, हमने समझा था पिछली बार, कि किस प्रकार अब कंपनी ने ऑफिशियल घोषणा कर दी है कि अब हम भारत को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, राजनीतिक विस्तार करेंगे। ये सब कुछ राजनीतिक विस्तार, भारत को अब गुलाम बनाने की जो प्रोसेस है, वो डायरेक्टली शुरू हो गई। वाणिज्यिक निकाय के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियां थी, वो समाप्त हो चुकी है। क्योंकि कंपनी का एकाधिकार जब खत्म हो गया, तो फिर वाणिज्यिक गतिविधियां कैसे रहेगी बताओ? कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा। कंपनी वो गतिविधियां छोड़ के राजनीतिक कार्यों में संलिप्त हो गई। और नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट बात क्या हो सकती है कि बंबई और मद्रास के जो राज्यपाल थे, या गवर्नर जो हम बोलेंगे, राज्यपाल बोलना सब सही शब्द नहीं है। बंबई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बंबई और मद्रास। बंगाल में हेड बैठता था। और फिर बंबई और मद्रास की बात करें, यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है बेटा, यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे, यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे, उनको विधायी और कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त थी पहले। ठीक है। लेकिन आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार उनसे शक्तियां छीन ली जाती है। तो ये पहला चार्टर एक्ट था 1833 का, जिसके माध्यम से आपने शक्तियां छीन ली। इसकी गवर्नर जनरल की, कहाँ के?
बम्बई और मद्रास की। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उनकी पहली बार जो पावर है वो कब छीनी जा रही है? तो वो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में छीनी जा रही है। ये फैक्ट ध्यान रखना। और पहली बार जब देखो, मैंने आपको बताया था, दो लोगों के बीच में टसल हो रही है, लड़ाई हो रही है। एक तो कंपनी और ब्रिटेन की सरकार। तो ब्रिटेन की सरकार कभी नहीं चाहती कि कंपनी आगे बढ़े, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। तो हमेशा वो चाहती थी कि भारत में रिफॉर्म हो। तो एक्चुअल में आप देखने को मिलेगा कि भारत में जो भी सुधार हो रहा है, भारतीयों को मतलब अच्छा दिखाया जा रहा है, भारतीयों को सुधार हो रहा है, एक्चुअली वो भारतीयों के लिए नहीं है, वो कंपनी को एक फुट पे लाने के लिए है, ब्रिटेन की सरकार की चाह। जैसे शिक्षा में सुधार, तो कंपनी को तो डर लगा रहेगा कि शिक्षा में सुधार हो जाएगा तो ये भारतीय हमारे बराबर आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि इस कंपनी को वापस यहाँ से एक फुट पे लाए, खाली ये व्यापारी काम करता रहे और भारतीयों से डरे ये। सरकार ने हमेशा भारतीयों के हित में काम किया होगा फिर। इसी प्रकार से सिविल सेवा के संदर्भ में जब भी बात हुई खुली प्रतियोगिता की, तो पहली बार 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से खुली प्रतियोगिता की बात हुई थी। तो कंपनी विरोध कर रही थी, कंपनी के लोग विरोध कर रही है, भारतीय हमारे साथ आईएएस ऑफिसर के फॉर्म में बैठेंगे क्या, और हम बैठने देंगे क्या? ये हमारे गुलाम है और हमारे साथ बैठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सरकार समर्थक थी बड़ी, सरकार चाहती थी हो। तो पहली बार प्रयास हुआ 1833 के माध्यम से, लेकिन कंपनी का बड़ा विरोध हुआ, कंपनी ने बड़ा विरोध किया, तो इसको लागू नहीं कर पाए हम। फिर आप देखेंगे 1853 का जो चार्टर एक्ट आएगा, उसके माध्यम से इसको खुली प्रतियोगिता सिविल सर्विस के लिए लागू हो जाएगी। और भारत के पहले सिविल सर्वेंट बनते सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आप पढ़ेंगे ये, एसपी सिन्हा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था। और चार्टर एक्ट के माध्यम से 1833 के माध्यम से विधि आयोग बना था, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। और कार्यकाल किसका है ये? गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ध्यान रखिएगा। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को अस्थायी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अस्थायी सदस्य बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो मेकाले हैं, ठीक है, तो ये मेकाले मिंट करके आपके सामने कभी आए? मेकाले मिनट या मेकाले मिंट का या निष्पादन का सिद्धांत, या उसका डाउन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऐसा कुछ सिद्धांत आया ना, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये मेकाले साहब ने दिया था। ये मेकाले साहब वही हैं जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं उस समय। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई साहब, ठीक है, भारतीयों को शिक्षा की जरूरत है, आप 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपया भी दे रहे हैं, और फिर आपने लोक शिक्षा समिति का गठन भी किया 1823 में। याद आ रहा है ना सारा? याद आना चाहिए। 1813 1 लाख रुपया, 1823 लोक शिक्षा समिति। तो फिर उस प्रकार से हम जैसे आगे बढ़ते, समय के साथ आगे बढ़े, तो मेकाले का निष्पंदन सिद्धांत ये कहता है कि यार पैसा इतना नहीं है, 1 लाख रुपया खाली, तो उसे हम भारतीयों को नहीं पढ़ा सकते, इतना बड़ा कंट्री तो हम भारतीयों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो क्या करना चाहिए? तो इसने कहा यार ये अमीर अमीर लोग हैं ना, जो बड़े बड़े राजा हैं, रजवाड़े हैं, राजकुमार हैं, इनको पढ़ाओ, इनको हम पढ़ा देंगे, इनका खर्चा हम उठाएंगे, कंपनी उठाएगी। लेकिन इनको जिम्मेदारी दे दो कि भारत के जो मध्य वर्ग है उनको फिर आप पढ़ाओगे, आपकी जिम्मेदारी, वो हमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जब भी आपके सामने आए, इसका मतलब कंपनी ने या मेकाले ने ये बात कही कि हम राजा को पढ़ाएंगे या फिर राजा जनता को पढ़ाएगी भारत की, बस। इसी कार्यकाल में हम देख रहे हैं, जो कार्यकाल हम देख रहे हैं अभी, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर फ्रेम बनती होगी। सिंपल सी बात है कि हम इस प्रकार चले हैं। तो एक क्रम है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और अब इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल कौन बैठा हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1835। ठीक है, तो इस समय मेकाले आ रहा है विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। इस कार्यकाल में मेटको भी आता है, चार्ल्स मेटको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। जबकि 1823 में एडम्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसने राजा राममोहन राय की जो पत्रिका थी उसको बैन कर दिया था। तो पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध लगा 1823 में, लेकिन उसी प्रेस पर प्रतिबंध को हटाने का काम करता है मेटको 1835 में। ठीक है बेटा, तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में 1835 में चार्ल्स मेटको आता है। फिर हम बात करें तो भारत में एक स्वर्ण युग हम कह सकते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में उन्हें जानते हैं हम, और उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 56 के बीच में बेटा उनका कार्यकाल रहता है, और इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, डाक, रेलवे, संचार, तार, इनमें जो सुधार थे, इसके लिए इनको
आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर ना, लेब्स जो है, व्यक्तिगत या गोद निषेध नीति है। देखो, ये क्लास अभी तक क्लास शुरू नहीं की मैंने, मेरा टाइम हो चुका है, अगर देखूं तो लगभग 30 मिनट्स हो चुके हैं। 30 मिनट्स में हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ रिवीजन किया है। रिवीजन ही किया बेटा, रिवीजन ही किया ना। ठीक है, तो ये क्लास रिवीजन की फॉर्म में ही आएगी आपके सामने। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में रहते हैं। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कह रहे हैं पता है आपको? व्यक्तिगत और गोद निषेध नीति किसने इंट्रोड्यूस की? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्या नीति थी बेटा? नीति ये थी कि 3 प्रकार की रियासत है, एक स्वतंत्र है, एक हमारे अंडर में है, ठीक है, जो पहले किसी के अंडर में थी और अब हमारे अंडर में आ गई, और ऐसी कोई पहले स्वतंत्र थी और फिर हमारे अंडर में आ गई। यानी एक तो पूर्ण रूप से अभी भी स्वतंत्र है, एक ऐसी रियासत है जो पहले भी पराधीन थी, अब हमारे पराधीनता के अंडर में आ गई है, अब भी पराधीन है, पहले भी पराधीन थी। एक ऐसी है जो पहले स्वतंत्र थी लेकिन अब पराधीन हो गई। तो 3 प्रकार की रियासत थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके संदर्भ में इन्होंने एक कानून लाया और बोला कि जो स्वतंत्र है वो तो ठीक है, स्वतंत्र को तो आप छोड़ दो, लेकिन ये दो जो है ना हमारे अंडर में है, पराधीन जो है हमारे, उनको क्या एक नियम का फॉलो करना पड़ेगा, एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। वो ये है कि किसी राजा के अगर बेटा नहीं हुआ तो फिर वो क्या करता था उस समय, अपने राज्य को बचाने के लिए गोद लेता था, ठीक है। तो पहली बार कंपनी ने बोला कि अब आप गोद नहीं ले पाओगे, तो गोद निषेध की नीति, ये गोद निषेध की नीति क्या है? डॉक्टर ब्लेब्स क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, और पहली बार ही बोला कि जिसके लौंडा नहीं हुआ, जिसके बेटा नहीं हुआ, वो गोद नहीं ले पाएगा। इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा, उस राजा राजा का वंश खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। बेटा हो ही नहीं तो वंश ही खत्म कर दिया, फिर वो राज्य पूरा हड़प लेंगे ये अंग्रेज। और हड़पने का तरीका ये, इसी को हड़प नीति भी बोलते हैं। 1852 में तार सेवा की शुरू की जाती है। ये चारों फैक्ट है, इनको ध्यान रखना कि तार सेवा 1852 में आई, 1853 में रेल आई, ठीक है। और पहली रेल बॉम्बे टू ठाणे के बीच में महाराष्ट्र में चली थी, ठीक है। और प्रथम बार डाक सेवा के संदर्भ में सुधार हुआ 1854 में ही। ये चारों फैक्ट याद रख लेना ऐसा। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी होता है, सार्वजनिक निर्माण, जो हमारे रेलवे पुल, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो पीडब्ल्यूडी करता है। इसकी स्थापना पहली बार 1854 में किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। वुड डिस्पेच संबंधी जो शिक्षा संबंधी सुधार है 1854 में, ये वुड डिस्पेच वही है क्या जो आपको भारत सचिव के रूप में सामने आएंगे 1858 के एक्ट के माध्यम से। वुड डिस्पेच शिक्षा संबंधी सुधार करते हैं, और वुड डिस्पेच कब आता है? 1854 में आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट इसको हाईलाइट कीजिए आप और ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। वुड डिस्पेच 1854, शिक्षा संबंधी सुधार बेटा 1854 में ही करते हैं ये। इस प्रकार से इतने सारे काम कोई गवर्नर जनरल कर रहा है, इसका मतलब उस पर वहां की सरकार का दबाव भी है। अब मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे रटने में लगे रहते हैं, लेकिन कथन और कारण पे आप जाइए। कोई कथन दे रखा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जरूर। कथन और कारण के संदर्भ में अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे जिस दिन से, उस दिन आपको चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। राजस्थान में या कोई सा भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का, उसमें अगर आप ट्रेंड लेके चल रहे हो कथन और कारण वाला, तो आप सक्सेस हो। जैसे कि कोई गड्ढा घट रही है तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर है। कैसे? मैंने आपको ये बताते हुए चला है, मैंने आपको ये बताते हुए चला है बेटा कि किस प्रकार सरकार, ब्रिटेन की सरकार और यहाँ की कंपनी के बीच में एक वार चल रहा है, कि सरकार ये चाह रही है ब्रिटेन की कि ये कंपनी आगे नहीं निकल जाए, व्यापारी से राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी उभर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भविष्य में खतरा नहीं बन जाए, तो हमें इसको हर बार बैकफुट करना, पीछे दबाना। तो मैंने आपको बताया 1813 के एक्ट के माध्यम से व्यापारिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। 1833 के एक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको और दबाया जा रहा है। फिर उनको बोला जा रहा है कि आप राजनीतिक शक्ति रूप में उभर तो रहे हो, लेकिन हम कंट्रोल करेंगे आपको, ठीक है। पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए जा रहे हैं। और 1853 का चार्टर जब आप पढ़ रहे होंगे बेटा, तो ब्रिटेन की सरकार ने ये तक बोल दिया आपको कि हम आपको अब असीमित अधिकार दे रहे हैं। अभी तक कंपनी को 20-20 साल का लीज मिलता था भारत के लिए, चार्टर मिलता था, यानी 20 साल के लिए आप कंट्रोल करोगे भारत को। ये ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की कंपनी जो आई थी भारत में, उसको 20 साल का राइट देती थी, अधिकार देती थी। लेकिन पहली बार 1853 का चार्टर के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि ये हम अब अनलिमिटेड आपको अधिकार दे रहे हैं। इसका मतलब बेटा ये था सिंपल सा, कि हम चाहे तब, ब्रिटेन की सरकार बोल रही है कि आपसे ये अधिकार खत्म कर सकते हैं। इस बार 20 साल का आपको लीज नहीं दिया। तो पहली बार 1853 के एक्ट के माध्यम से
सरकार बोल रही है कि 20 साल की लीज नहीं देंगे, हम दे रहे हैं अनलिमिटेड, कभी भी चाहे तो खत्म कर सकते हैं, और 1858 का जब एक्ट पढ़ रहे होंगे तब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये वहां की सरकार का हित था। तो दिख रहा है आपको कैसे इस प्रकार से ये कंपनी के ऊपर दबाव आया, जो सरकार इतनी प्रभावी हो रही है, सरकार ने ये धमकी दे दी 1853 में कि कभी भी हम आपको खत्म कर देंगे, भेज देंगे वापिस है। तो इस प्रकार से फिर कंपनी को दबाव आया, और कंपनी ने क्या किया कि भारतीयों का पक्ष लेना शुरू करेगी, ताकि हमारे कोई गवाह बन जाए। तो कंपनी चाह रही थी कि भारतीयों को हम अच्छा अच्छा काम करेंगे तो भारतीय हमारे पक्ष में हो जाएंगे, तो सरकार कुछ नहीं कहेगी हमें। तो इस तरह से इन्होंने इस प्रकार सुधार करना शुरू किया, ऐसा मतलब दबाव में काम किया हुआ है ये कोई मन से नहीं किया हुआ। तो इस प्रकार से मैं अगर चाहूं तो मैं इस एनालॉजी को गलत साबित कर सकता हूँ, इस प्रकार से गलत साबित कर सकते हैं आप भी। अब देखिए बेटा, गुड डिस्पैच, गुड डिस्पैच के बारे में हमने बात कर ली थी, शिक्षा संबंधित आया था। भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं, गुड डिस्पैच को कहते हैं, ध्यान रखना एक इफेक्ट। चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में जो अंतिम चार्टर एक्ट है वो यही है 1853 का। अभी तक आपको समझ में आता होगा कि जो चार्टर जहां पे भी नाम आ रहा बेटा, चार्टर आ रहा है, इसका मतलब कंपनी को 20 साल के लिए अधिकार मिल रहा है। जब हम भारत शासन पढ़ेंगे तो वहां पे सरकार आ चुकी होगी ब्रिटेन की भारत में शासन करने के लिए। तो चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर है। इसके माध्यम से कंपनी से भारत का शासन कभी भी छीन सकती है ब्रिटेन की सरकार, ये बात बोली गई। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई। मैंने बताया था ना कि सिविल सेवा के संदर्भ में सरकार तो चाह रही थी कि भारतीयों को सिविल सेवा के संदर्भ में बराबर के पद दिए जाए, लेकिन कंपनी नहीं चाह रही थी। तो देखो पहली बार सरकार प्रभावी हो रही है 1853 में, और सिविल संदर्भ में जो अधिकार है भारतीयों को वो भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बेटा ध्यान रखना है कि 1854 में सिविल सेवा के संदर्भ में एक समिति, मेकाले समिति, जो विधि आयोग के अध्यक्ष है ना, वो, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 1833 में हमने विधि आयोग के संदर्भ में मेकाले का नाम सुना। जो सिविल सेवा के संदर्भ में आपको मेकाले के बारे में पूछा जाएगा, कमेटी पूछी जाएगी, तो वो 1854 करके आना। सिविल सेवा के संदर्भ में मेकाले समिति कब गठित हुई थी, 1854 में। विधि के संदर्भ में 1833 में। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद जो काउंसिल होती थी, उसके विधायी और कार्यकारी जो कार्य होते थे, अभी तक क्या कर रहा था, गवर्नर जनरल के अंडर में ही कानून बनता था, और फिर कानून को लागू भी गवर्नर ही करता था। ठीक है। अब क्या गया कि विधायी काम अलग आदमी करेगा, कार्यकारी अलग करेगा। ये पहली बार 1853 के चार्टर के माध्यम से हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल जो कंपनी का अधिकारी है, उसको अब ब्रिटेन की सरकार सिखाना चाहती है सबक। ये उसका नतीजा है। ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के नाम भी आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये पूछा हुआ पहले भी एग्जाम में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडिया। ये हम बीच में ऐसी चीज ला रहे हैं जो मतलब याद करने का एक तरीका मिल जाए आपको तो याद हो जाए कहीं से। ठीक है, इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन 1857 का जब विद्रोह होता है, अब 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, अब हमारी क्लास की विधिवत शुरुआत होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में शायद एक एक स्लाइड और है, फिर हमारी शुरुआत हो जाएगी। तो 1857 के विद्रोह के समय कुछ भारतीय लिटरेट जो लोग थे, ठीक है, जो सभ्य लोग थे, उन्होंने, जैसे वीडी सावरकर साहब थे, सावरकर साहब ने 1857 क्रांति को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया। तो एक बुक लिखी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, ये सावरकर साहब की है, ध्यान रखियो। द पीजेंट, जो भारत के किसान, और एंड द राज, तो किसान और जो राज है, थॉमस स्टॉक्स की किताब है, एरिक थॉमस, द पीजेंट एंड द राज। ग्रेट रिवोल्ट किसे कहा, 1857 को ग्रेट रिवोल्ट, महान क्रांति, अशोक मेहता ने कहा है, ध्यान रखिएगा। द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857, मतलब जो अंग्रेज के अंडर में काम करते थे सिपाही, उन्होंने ही विद्रोह किया था। वही एक भारत में 1857 का विद्रोह है। तो सिपाही विद्रोह किसने कहा, तो ये कहा है एचपी चट्टोपाध्याय। एचपी चट्टोपाध्याय सिपाही विद्रोह कहने वाले हैं। ठीक है, और ये इनकी बुक है। ठीक है, 1857 में ठीक है, 1857 की क्रांति किसने कहा, 1857 खाली 1857 एसेंशियल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले ध्यान रखना। इस प्रकार की बात या इस प्रकार की किताब किसकी है, तो ध्यान हो आपको थोड़ा सा। अब हम
जब बेटा 1858 का एक्ट पढ़ते हैं, 1858 का अधिनियम पढ़ते हैं, 1858 के अधिनियम के माध्यम से हम क्या पढ़ते हैं कि कंपनी का शासन जो था वो हमने छीन लिया है। कंपनी का शासन ब्रिटेन की सरकार ने छीन लिया है। जो अभी तक कंपनी भारत में 20 साल की लीज पर काम कर रही थी, अब वो खत्म कर दी लीज। अब वो भी एक आम कंपनी की तरह हो गई जो भारत में सिर्फ व्यापार कर सकती है, बाकी शासन संबंधी गतिविधियां नहीं करेगी। वो कौन करेगा? तो वो ब्रिटेन की सरकार करेगी। और वहां से क्या किया गया, 1858 के एक्ट के माध्यम से जो भारत में गवर्नर जनरल अभी तक काम करता आ रहा था बेटा, तो उसको हमने गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से पुकारा। गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से पुकारा। ऐसा बनने वाला वायसराय कौन था पहला? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो अभी तो तीन फैक्ट आपके सामने है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। तीसरा फैक्ट आपके सामने एक और है, वायसराय, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और कब बन रहा है? भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से बन रहा है। पहला कब बना था? 1773 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। दूसरा 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तीसरा 1858 के चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। चार्टर एक्ट तो 1853 का लास्ट था। और एक भारत सचिव, जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसने मध्यस्थ के रूप में, यानी वायसराय जो होगा वो रिपोर्टिंग किसको करेगा? तो भारत सचिव नाम का एक पद और एक भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्य की एक भारत परिषद गठित की गई भारत में, और उसका हेड होता था भारत सचिव। ये भारत सचिव वाली जो परिषद थी 15 सदस्य वाली, इसको वायसराय रिपोर्टिंग करेगा। और ये भारत सचिव ब्रिटेन की संसद के जो मंडल होता था उसका मेंबर था वहां की। और ये क्या करता था? ब्रिटेन की सरकार से कम्युनिकेट करेगा। सरकार बैठी हुई ऊपर, फिर भारत सचिव, और थर्ड नंबर पे बैठा हुआ नीचे, वो है कौन? थर्ड नंबर पे सबसे लास्ट, वो है वायसराय। इस प्रकार से कंपनी पर सरकार ने पूर्ण रूप से लगाम लगा दी, और उसके उसे भी एक आम व्यापारी बना दिया 1858 में। अब हमारा यहां से जो है इस लेक्चर की शुरुआत होनी चाहिए। चलो, आई थिंक इस क्लास को मैं ऐसा काम करता हूँ कि एक शॉर्ट रिवीजन क्लास के रूप में डाल देता हूँ, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का। इसके बाद में एक और सेशन ले लेंगे जिसमें हम नई शुरुआत कर देंगे, ठीक है? और ऐसे रिवीजन क्लास भी ले लेंगे।